दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का दूसरा अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस अध्याय में आप जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत कौन से हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत, ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, सौर मंडल क्या है, पृथ्वी का उद्भव, वायुमंडल और जलमंडल का विकास और अंत में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। दोस्तों आपको ये कविता याद है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आप भी इन तारों के बारे में सोचते होंगे और कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। दोस्तों इन प्रश्नों के अलावा भी कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और इस अध्याय में हम ये जानेंगे ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने और साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले आइए जानते हैं आरंभिक सिद्धांत के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना में क्या है, तो दोस्तों इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 में चेम्बरलेन और मोल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार के कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे यही संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जिन्स और बाद में सर हेराल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। कुछ समय बाद इस तर्क की सूर्य के साथ और साथी तारे के होने की बात मानते हैं और ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत यानी बाइनरी थियरीज के नाम से जाना जाता है। सर 1950 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण खोज रूस के आटो सिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर द्वारा की गई। इन्होंने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया और उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से टकराने के कारण एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और एक्सीरेशन यानी अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। और अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत में हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए लेकिन सबसे अधिक सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी है। इसको विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और आप प्रयोग करके ये जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें, उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे और इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। दोस्तों गुब्बारों पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अलावा ये चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है लेकिन प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, इसलिए गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या है ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है, इसको आइए जानते हैं।
यहाँ पर देखिए विचित्रता एकाकी परमाणु है। यहाँ से देखिए ये एक परमाणु है, यहाँ से दो बने, दो से फिर चार बने और इसी प्रकार से परमाणुओं का विकास हुआ है। तो इसको कई चरणों या जो है इसको चरणों के रूप में देख सकते हैं। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है एक छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। तो बिग बैंग थियरी में ये माना जाता है कि प्रारंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। इसका आयतन बहुत सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा ये हुआ कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार जो विस्फोट हुआ उसकी प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ और इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। और तीसरी बात ये कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवी पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। हायल एक विचारक हैं। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। और स्टीडी स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ये माना जाता है कि ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तारों का निर्माण कैसे हुआ है जिसकी चर्चा हमने पहले ही की। दोस्तों, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई और इसके फलस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। आकाशगंगा क्या है? तो दोस्तों, आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का समूह होता है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। और एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसको कि निहारिका या नेबुला कहा गया है। और इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। प्रकाश वर्ष आप जानते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ये समय का नहीं, दूरी का मापक है। आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष होता है। ये दूरी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। और पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। और प्रकाश वर्ष के संदर्भ में ये प्रकाश वर्ष का केवल 8.3 जो है ये केवल इतना ही है। दोस्तों, ग्रहों का निर्माण आइए जानते हैं किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों, ग्रहों के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहली अवस्था है कि तारे जो हैं वो निहारिका के अंदर गैस के गुंथित पिंड होते हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कणों की घूमती हुई रोटेटिंग डिस्क यानी तस्तरी विकसित हुई। और दूसरी अवस्था में क्या होता है कि गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले ससंजन यानी अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए और संघटन की प्रक्रिया द्वारा बने बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कही जाती है। और तीसरी और अंतिम अवस्था में इन छोटे ग्रहाणुओं के एक साथ बड़े होने पर कुछ बड़े पिंडों के रूप में निर्माण हुआ। और दोस्तों, ग्रहों के निर्माण के बाद आइए जानते हैं सौर मंडल के बारे में।
सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आप जानते हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु और बृहद मात्रा में धूल कण और गैस विद्यमान हैं। दोस्तों, ये 8 ग्रह जो हैं, इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। और अन्य 4 ग्रह जो हैं आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं। और जो पहले 4 ग्रह हैं यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हैं और अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ जुपिटर की तरह। इनमें से पार्थिव ग्रहों से अधिकतर विशाल हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बना यहाँ पर सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है। दोस्तों, अभी तक होता ये था कि 9 ग्रहों की मान्यता थी। प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल खगोलीय संगठन ने अपने बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए पिंड 2003 यूबी 313 और प्लूटो, जो कि बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, हमारे सौरमंडल से संबंधित जो है, ये कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड हैं। और प्लूटो, ये सभी बौने ग्रह कहे जाते हैं। दोस्तों, भीतरी ग्रह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह गैसीय हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है चट्टानें और ठोस पदार्थ कम मात्रा में हैं या नहीं हैं, वहाँ गैसों का अधिकता है, इसलिए उनको गैसीय ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सौरमंडल के ग्रहों की जो है दूरी, घनत्व, अर्धव्यास दिया गया है और आप इस चार्ट से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, खगोलीय एकक क्या होता है यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? तो अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर, इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, और जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। यहाँ पे अगर जो हम पृथ्वी की बात करें तो ये जो दूरी है वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा गया है। और देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका घनत्व जो है ये 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है पृथ्वी का। इसके अलावा अर्धव्यास अगर भूमध्य रेखीय अर्धव्यास 6378.137 किलोमीटर एक है, तो पृथ्वी का जो अर्धव्यास है 1 माना गया है और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो देखिए पार्थिव ग्रह के बारे में है। पार्थिव ग्रह जो हैं जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाईं और घनीभूत न हो सकीं। जोवियन ग्रहों की रचना अधिक दूरी पर हुई। दूसरी चीज़ ये है कि सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई और सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। और तीसरा कारण ये है कि पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणामस्वरूप इनमें निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। और इसी कारण आपको कारण समझ में आ गया होगा कि 4 ग्रह पार्थिव ग्रह क्यों हैं और दूर के ग्रह जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह क्यों हैं। अब आइए देखते हैं चंद्रमा यानी मून के बारे में। आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी कई मत प्रस्तुत किए गए हैं। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे और ये पूरा पिंड डंबल यानी बीच में पतला और किनारों से मोटे की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंत में टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। लेकिन वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव यानी जाइंट इम्पैक्ट का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्षों पहले हुई थी। तो ये एक सामान्य मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है एक बड़े टकराव का नतीजा है और एक पृथ्वी से अलग हुआ टुकड़ा उसकी परिक्रमा करने लगा और ये चंद्रमा है। आइए जानते हैं पृथ्वी का उद्भव यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। यहाँ पर वायुमंडल बहुत विरल था जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। आज की पृथ्वी के वायुमंडल से वो बहुत अलग था, इसलिए कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदली, जहाँ बहुत सा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। और दोस्तों, पृथ्वी पर आज से 460 करोड़ साल के दौरान जीवन का विकास हुआ है। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोट तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी की सतह पर इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों, ग्रहाणु हैं दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया और इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये क्रिया जारी रही और जब ताप बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे पदार्थ पिघलने लगा और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। तापमान अधिक था और पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर के कारण अलग होना शुरू हो गए और इस अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में बदल गए, छोटे आकार के हो गए और यही अंत में पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हुए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन या विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटक जो थे दोस्तों, उनको यानी जॉइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और ये विभेदन का दूसरा चरण था। अलग होने की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया और पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं। इनमें क्रस्ट यानी भूपर्पटी, मेंटल और बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर और आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर पाया जाता है और पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का एक चार्ट दिया गया है। इसमें हम इयान, महाकल्प यानी एरा, कल्प यानी पीरियड, युग यानी इपोक और आयु या आधुनिक वर्ष पहले तथा जीवन की मुख्य घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो इयान दोस्तों, ये देखिए इयान और जो हमारा महाकल्प है उनके आधार पर अगर जो सामान्य रूप से देखा जाए तो पृथ्वी पर नव जीवन यानी सेंजोइक जो काल है आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले हुआ। ये दोस्तों देखिए तृतीय कल्प में या टर्शियरी कल्प में जो है आरंभिक मनुष्य के पूर्वज उनका जो है यहाँ से शुरुआत हुआ है और चतुर्थ कल्प जो था ये पीरियड, इसमें आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का निर्माण हुआ
और देखिए मेसोजोइक युग जो था 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ये क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रियासिक कल्प था, जिसमें डायनासोर का विलुप्त हुआ डायनासोर का युग और मेढक और समुद्री कछुओं का निर्माण ट्रियासिक युग में हुआ। और सबसे पहले देखिए रेंगने वाले जीवों की अधिकता हुई, फिर उसके बाद स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि जो है प्राक-जीव या प्रोटोरेजोइक युग में क्या हुआ, कई जोड़ों वाले जीव बने। ब्लू ग्रीन शैवाल या एक कोशिकीय जीवाणु का निर्माण हुआ और इसी समय यानी आद्य महाकल्प के समय ही जो है महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तारों की उत्पत्ति सुपरनोवा और बिग बैंग जो है दोस्तों, ये 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई और 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये बिग बैंग थियरी से तारे की उत्पत्ति संबंधी बात लास्ट में पता चलती है। आइए जानते हैं वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना और संगठन 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया और अंत में वायुमंडल की जो संरचना है दोस्तों, ये जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल में आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम था। सौर पवन के कारण पृथ्वी से वो दूर हो गया और ऐसा केवल पृथ्वी पर नहीं, सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण जो शुरुआती वायुमंडल था या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। जब पृथ्वी ठंडा होने लगी और इसका विभेदन हुआ तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले और इन्हीं से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। वायुमंडल में पहले जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। और वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें पृथ्वी पर आईं, उसको गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे कि महासागर बने। और पृथ्वी पे जो महासागर हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने। महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं और लगभग 380 करोड़ साल पुराने जीवन का विकास आरंभ हुआ। 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण विकसित हुआ और लंबे समय तक जो जीवन था वो केवल महासागरों में सीमित था। वहाँ पे जो नील हरित शैवाल थे उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई और ये सब महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से भर गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी। आइए जानते हैं दोस्तों अंत में कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण जो है वो जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था और ये जो है एक रासायनिक प्रक्रिया थी जिससे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु बने, उनका समूहन हुआ और यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म यानी फॉसिल्स के रूप में हैं। दोस्तों 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है और ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी और ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवाणु बने और उसके बाद जटिल होते हुए मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 11वीं कक्षा के भूगोल जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं उसका अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुई है, इस क्रम में हमने ये जाना कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थियरी के बारे में आपने जाना। ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ग्रहों के 2 प्रकार यानी पार्थिव या आंतरिक ग्रह और गैसीय या बाह्य ग्रह क्या होते हैं, सौर मंडल क्या होता है, पृथ्वी हमारी कैसे उत्पन्न हुई, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत ही आसानी से आपने इन सारे तथ्यों के बारे में जानकारी किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।